हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे चैप्टर के जो 4 पॉइंट्स थे उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th पॉइंट है मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड ऑर्डर वॉज डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. द अमेरिकन मिलिट्री एंड इकोनॉमी माइट वॉज अनचैलेंज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. This made it the only superpower. However, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. It is the amalgamation of both hard power and soft power that shapes a country to become a world power. While hard power relies on coercion, military force, and economic sanctions, soft power includes persuasion, cultural influence, values, and tradition. In recent times, the dominant position of the United States been directly or indirectly challenged. For instance, the economic and regional integration in Europe through the creation of European Union, the rise of Asia through the presence of China and Japan, followed by India in the global world order, the military resurgence of Russia, and the growing importance of new regional organizations have come to define a shift from a unipolar to a multipolar world order. पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया की कंट्रीज पर डोमिनेंट था। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिकन इकोनॉमी की ताकत इतनी थी कि कोई भी दूसरा देश उसके मुकाबले में नहीं था। कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता था। अमेरिका पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसीलिए अमेरिका सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में से अकेला सुपर पावर रह गया था। उस टाइम सारे दुनिया के कंट्रीज़ में सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर बचा था, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसीलिए बाइपोलर वर्ल्ड से एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सामने आया था। लेकिन इकोनॉमिक राइज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ही सुपर पावर बनने और बने रहने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ पावरफुल इकोनॉमी और पावरफुल मिलिट्री ही एक सुपर पावर बने रहने के लिए और बनने के लिए काफ़ी नहीं है। ये तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एमैलगमेशन होता है, जिससे एक कंट्री को वर्ल्ड पावर बनने का शेप मिलता है। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के एमैलगमेशन से, यानी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण से ही एक कंट्री को, किसी भी कंट्री को शेप मिलता है कि वो एक वर्ल्ड पावर बने और वर्ल्ड में उसका डोमिनेंस हो। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों अलग अलग टर्म्स है। हार्ड पावर कोएर्सन, इकोनॉमिक सैंक्शंस और मिलिट्री फोर्स पर रिलाई करता है। इन सब चीज़ों पर हार्ड पावर डिपेंड करता है। कोएर्सन मतलब जोर ज़बरदस्ती या फिर बल प्रयोग, मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब होता है आर्थिक प्रतिबंध। इकोनॉमिक सैंक्शंस कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर तब लगाती है जब वो कंट्री उस कंट्री की बात ना मान रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जो कंट्री इकोनॉमिक सैंक्शंस जिस कंट्री पर लगा रही है वो उस कंट्री के साथ ट्रेड करना बंद कर देती है, तो ये एक तरह का इकोनॉमिक सैंक्शन होता है, जो कि एक आर्थिक प्रतिबंध होता है। तो हार्ड पावर जोर ज़बरदस्ती, बल प्रयोग, मिलिट्री पावर, मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस पर डिपेंड करता है। लेकिन सॉफ्ट पावर इससे बिल्कुल अलग है। सॉफ्ट पावर इंक्लूड्स परसुएशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। सॉफ्ट पावर में परसुएशन होता है, मतलब कि प्रोत्साहन होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब दूसरे कंट्रीज आपके कल्चर से, आपकी कंट्री के कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं। और ट्रेडिशन होता है, एक संस्कृति होती है जिससे दूसरे कंट्रीज इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर है, जो कि हार्ड पावर से बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन। यूरोप में जो इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन हुआ है यूरोपियन यूनियन के क्रिएशन के थ्रू,
वो एक अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ है, जो कि इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ का हुआ है, उससे अमेरिका को एक नया चैलेंज मिला है। उसी के साथ-साथ एशिया भी काफ़ी राइज़ हुआ है, चाइना की प्रेज़ेंस की वजह से और जापान की भी वजह से। उसी के साथ-साथ इंडिया ने भी उन्हें फ़ॉलो किया है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। जो एशिया के जो मेन कंट्रीज़ है, चाइना, जापान और इंडिया, इनकी वजह से भी एक अमेरिका को एक चैलेंज मिला है। एशिया के कंट्रीज़ चाइना की एक डोमिनेंट पोजीशन वर्ल्ड में बन गई है, तो एशिया से अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। और रशिया के मिलिट्री का जो रिसर्जेंस हुआ है, मतलब कि जो रशिया के मिलिट्री का पुनर्जीवन हुआ है, जो रिन्यूअल रशिया ने अपनी मिलिट्री का किया है, वो भी बड़ा प्रभाव डालता है। और उसी के साथ-साथ जो न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे भी काफ़ी असर पड़ा है। उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट हो गया है। अब अमेरिका ही सिर्फ सुपर पावर नहीं रहा, बहुत सारे कंट्रीज उसके पोजीशन में आ गए हैं और उसको टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। अब इस वर्ल्ड को हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। आगे देखते हैं। China has posed a formidable challenge to the unipolar world led by the United States. China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress since the introduction of market reforms in the mid-70s under Deng Xiaoping's leadership. The most dramatic phase of which began only in the 1990s. तो चाइना ने बहुत ही मजबूत चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने रखा है, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड को लीड कर रहा था। ग्लोबल प्रोमिनेंस के लिए चाइना का जो राइज था, उसकी मेन रीज़न ये था, वो चाइना का इकोनॉमिक प्रोग्रेस था। वर्ल्ड ऑर्डर में प्रमुखता पाने के लिए चाइना का जो राइज था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि उसका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ था, वो उसका मेन रीज़न था। और उसका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, वो मार्केट रिफॉर्म्स के आने की वजह से था। मिड-70s में चाइना में मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए। मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब होता है फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, यानी वो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें डिमांड और सप्लाई को ये अलाउड होता है, ये परमिशन होती है कि वो अपने कंट्रोल के हिसाब से प्राइसेस चेंज कर सके। एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसे मार्केट रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये चाइना ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी कंट्री में। तो ये चाइना की एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो कि डेंग शियाओपिंग के लीडरशिप में थी। डेंग शियाओपिंग चाइना के लीडर थे और इसका सबसे ड्रामेटिक फेज 1990s में शुरू हुआ। मतलब कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी का असर सबसे ज़्यादा 1990s में दिखाई देने लगा। आगे देखते हैं। China has increased its sphere of influence through its ambitious economic projects such as One Belt, One Road and China-Pakistan Economic Corridor, and aims to create a sphere of influence in Central and East Asian regions. Furthermore, Chinese opening to Africa shows that their dream goes beyond neighboring countries. Militarily, China is ambitiously building up its naval and air power in order to back up its claims in the South China Sea. तो चाइना ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा दिया है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक टर्म है, जिसका मतलब ये है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो रीजन का नाम होता है जिस एरिया में किसी कंट्री का सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो, किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो। मतलब कि उस एरिया में जो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, वो उस कंट्री का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो चाइना ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपने कुछ एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से बढ़ाया है, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना सेंट्रल एशिया में और ईस्ट एशिया में भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। चाइना अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एशिया में बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा अफ्रीका के लिए चाइनीज़ ओपनिंग
ये दिखाती है कि चाइना सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि नेबरिंग कंट्रीज के से आगे भी जाना चाहता है। चाइना का ड्रीम अपने नेबरिंग कंट्रीज के पार है। चाइना के एम्स बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। चाइना अपनी एयर पावर और नेवल पावर को बना रहा है। चाइना हवा और पानी के ज़रिए अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, और ये पावर चाइना इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो साउथ चाइना सी में अपने क्लेम्स का समर्थन कर सके। जो दावे चाइना साउथ चाइना सी के अंदर करता है उससे उसे फ़ायदा हो, इसलिए चाइना अपनी नेवल फोर्स और एयर फोर्स को काफ़ी बना रहा है और काफ़ी बढ़ा भी रहा है। आगे देखते हैं। Russia has made substantial progress in oil and gas production. Russia has emerged as an energy superpower. Economic stability has renewed the sense of national pride, leading to military assertiveness in recent times. Russia continues to influence Central and Eastern Europe, and it is a founding member of the Shanghai Cooperation Organization. यहाँ पर हमें रशिया के बारे में दे के रखा है। रशिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है ऑयल और गैस प्रोडक्शन में। ऑयल और गैस के प्रोडक्शन के मामले में रशिया दुनिया प्रोड्यूसर्स में से एक है। रशिया एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में उभर कर आया है। रिसेंटली आर्थिक स्थिरता ने यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने रशिया के राष्ट्रीय गौरव को फिर से एक बार जगाया है, जो कि उसकी मिलिट्री की मुखरता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से रशिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को रशिया ने इन्फ्लुएंस करना जारी रखा है। अपने पावर से रशिया सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को इन्फ्लुएंस करना जारी रखा है, और साथ ही साथ रशिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर भी है। तो इस पैराग्राफ में हम रशिया का प्रोग्रेस देख सकते हैं। जो रशिया ने प्रोग्रेस किया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑयल और गैस का एक लीडिंग प्रोड्यूसर रशिया है, और उसी के साथ साथ रशिया की इकोनॉमी भी स्टेबल हो चुकी है। तो ये सब चीज़ों से रशिया एक बड़ा पावर बन के दुनिया के सामने उभर कर आया है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमें क्या देख रखा है। टुडे द इंडो पैसिफिक रीजन इज गेनिंग इम्पोर्टेंस. Economic growth in Asia led by China and other countries like India and Japan. Conflicts in the South China Sea. The importance of ASEAN and the American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. India is likely to play an important role in this region in the future. यहाँ पर हमें इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में देख रखा है। फिलहाल इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। काफ़ी ज़्यादा रीजन्स है, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया। एशिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है चाइना, जापान और इंडिया की वजह से, उसकी वजह से ये रीजन इंडो पैसिफिक रीजन काफ़ी इसे इम्पोर्टेंस मिल रही है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब कि वो रीजन जिसमें दो ओशंस है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का कुछ पार्ट आपस में मिलता है, जो कि इंडोनेशिया के एक एरिया में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट मिलता है। ये दो ओशंस आपस में यहाँ पर मिलते हैं। तो पैसिफिक ओशन का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट इस इंडो पैसिफिक रीजन में इंक्लूड है। इंडियन ओशन के कुछ पार्ट को मिलाकर और पैसिफिक ओशन के कुछ पार्ट को मिलाकर जो रीजन बनता है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। और इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे कंट्रीज़ भी हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये सी आती है, यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। चाइना और दूसरे कंट्रीज़ के इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और इसका एक और रीज़न ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़। जो एशियन कंट्रीज़ है, एशियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ने की वजह से भी इंडो पैसिफिक रीजन को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है। और लास्ट रीज़न अमेरिकन इंटरेस्ट। पैसिफिक ओशन में
अमेरिका का काफ़ी इंटरेस्ट है, जो कि ये जो पैसिफिक रीजन है जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। तो इसीलिए इस रीजन को और ज़्यादा वैल्यू मिल गई है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया इस रीजन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हमें यहाँ पर दे के रखा है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें यहाँ पर दे के रखा है। तो अभी तक जो हमने देखा वो मल्टीपोलैरिटी को हाईलाइट करते हैं। अब हम देखेंगे कि रीजनलिज्म के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। Regionalism is an important issue in international relations. Countries come together to either create or join some regional organizations. These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. concerns. While geographic linkages are important, sometimes some functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation. These can be in areas like transport and communication, energy, health, etc. The process of regionalism usually begins with a political dialogue amongst the participants. Similar ideological perspectives or economic concerns may help the process of dialogue. Such a dialogue may lead to the creation of an organization. यहाँ पर हमें रीजनलिज्म के बारे में देख रखा है। रीजनलिज्म को हम पहले वीडियो में ही समझ चुके हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने रीजनलिज्म को डिस्कस किया था, तो आप वो देख सकते हैं। तो रीजनलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। कंट्रीज साथ में आती है कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, या फिर उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है या फिर उसे ज्वाइन भी करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कुछ चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सारे जो नेशंस है वो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस है। जैसे कि आप इसके नाम में ही आप पढ़ सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी की वजह से, मतलब ज्योग्राफिक निकटता की वजह से, ज्योग्राफी के लिहाज से नज़दीक होने की वजह से ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। और एक और रीज़न है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएट होने का। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिस पर बेस्ड होते हैं वो रीज़न ये है कि कॉमन पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स जो कि कॉमन हो। मतलब कि कुछ कंट्रीज़ में अगर कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल थॉट्स हो कुछ कंट्री के, मतलब कि जितने कंट्रीज़ है वो एक तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, एक तरह का उनका पॉलिटिकल व्यू है और एक तरह के उनकी इकोनॉमिक व्यू है, तो फिर ये सब कंट्रीज़ मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक कंसर्न्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल G7 है, नेटो है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन ज्योग्राफिक लिंकेजेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और कभी कभी फंक्शनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी रीजनल लेवल के कॉपरेशन का बेसिस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ, इन सब एरियाज़ में कोई कंट्री दूसरे कंट्री को कॉपरेट कर रही है तो ये रीजनल लेवल कॉपरेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कॉपरेट करती है, ये एक तरह का रीजनल लेवल कॉपरेशन है। तो रीजनल लेवल कॉपरेशन कभी कभार इन बेसिस पर भी होता है, फंक्शनल बेसिस पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पर। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल देखा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी या फिर हेल्थ। यूजुअली जो रीजनलिज्म का प्रोसेस होता है वो एक पॉलिटिकल डायलॉग से शुरू होता है, जो कि पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है। पॉलिटिकल डायलॉग का मतलब है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, आपस में वो बातचीत करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट इशू पर बातचीत करते हैं।
अगर पार्टिसिपेंट कंट्रीज के सिमिलर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हो, मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी सेम हो, आइडियोलॉजिकल व्यूज सेम हो, या फिर उनके इकोनॉमिक कंसर्न सेम हो, तो फिर डायलॉग में काफ़ी आसानी होती है। और इसी तरह का एक डायलॉग एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन का, कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे क्रिएट हो सकता है। इसी तरह के डायलॉग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो ये पॉलिटिकल डायलॉग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन का एक मेन पार्ट होता है, एक मेन बेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। In the 1940s and 1950s, regionalism in Asia and Africa focused on a political dialogue between countries. In Europe, the focus was on economic cooperation. For example, Europe created the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and the European Atomic Energy Agency. 1940s और 1950s में एशिया और अफ्रीका में जो रीजनलिज्म था वो मेनली पॉलिटिकल डायलॉग्स पर फोकस कर रहा था। पॉलिटिकल डायलॉग जो कंट्रीज के बीच में होता है, कुछ इश्यूज को लेकर उस पॉलिटिकल डायलॉग पर ज़्यादा फोकस हो रहा था। लेकिन यूरोप में उस टाइम पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस हो रहा था। मतलब कि उस टाइम पर यूरोप में आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा फोकस हो रहा था। मतलब कि जो कंट्रीज यूरोप में थे वो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देने में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो कि 1951 में क्रिएट हुई, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि 1957 में क्रिएट हुई, और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसे यूरेटम भी कहा जाता है वो 1958 में क्रिएट हुई। तो ये सारी कम्युनिटीज़ और एजेंसीज यूरोप ने 1940s और 1950s के दौरान क्रिएट किए। इन कम्युनिटीज़ को क्रिएट करने का मेन रीज़न इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। आगे देखते हैं। In 1960s, the concept of regional cooperation spread to Asia and the Association of Southeast Asian Nations was created in 1967. In the 1960s, we saw the growth of regional organizations that focused on economic issues. Some regional organizations like the North Atlantic Treaty Organization focused on security issues. In the post-Cold War era, the regional organizations started to focus on issues of trade. We see the creation of trade blocks during this period. तो 1960s में रीजनल कॉपरेशन एशिया में स्प्रेड हो गया था। रीजनल कॉपरेशन एशिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। बहुत सारे कंट्रीज़ रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और कुछ कंट्रीज़ आपस में मिलकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी क्रिएट कर रहे थे ताकि रीजनल लेवल पर एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल, एशियान जो कि 1967 में क्रिएट हुआ था, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस थे उन्होंने ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। एशियान अपने मेंबर कंट्रीज में पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिक्योरिटी, एजुकेशनल एक्सेट्रा इन सब इश्यूज पर ज़्यादा, और ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस करता है। आगे देखते हैं। इन द 1960s वी सॉ द ग्रोथ ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। 1960s में हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ काफ़ी हमें देखने को मिलता है जो कि मेनली इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करते थे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा दूसरे चीज़ों पर फोकस करते थे, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज पर फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो मेनली मिलिट्री और सिक्योरिटी इश्यूज पर ज़्यादा फोकस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को क्रिएट हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में है जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। नेटो में टोटल 30 कंट्रीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज को मिलाकर है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है,
वो है ट्रेड। ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा था। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इस दौरान हमें ट्रेड ब्लॉक्स का क्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं ट्रेड ब्लॉक क्या है। यहाँ पर हमें एक बॉक्स देख रखा है जिसमें लिखा है व्हाट इज अ ट्रेड ब्लॉक। तो ये देखते हैं। अ ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस मेक स्पेशल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। द एग्रीमेंट्स जनरली फोकस ऑन द रिलैक्सेशन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स आर टैरिफ्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड क्वोटास, लिमिट्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इंपोर्ट्स। चलिए अब ट्रेड ब्लॉक का मतलब जानते हैं। ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? ट्रेड ब्लॉक तब क्रिएट होता है जब बहुत सारे कंट्रीज मिलकर आपस में कुछ स्पेशल एग्रीमेंट्स करते हैं अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को लेकर। मतलब कि जब बहुत सारे देश आपस में मिलकर अपने आर्थिक रिश्तों को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं तो तब एक ट्रेड ब्लॉक क्रिएट होता है। जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो जनरली ट्रेड बैरियर्स को हटाने या फिर उसे कम करने पर फोकस करते हैं। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है व्यापार बाधाएं। मतलब वो बाधाएं जो इंटरनेशनल ट्रेड में, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक दूसरे कंट्रीज में व्यापार करने पर बाधा डालते हैं और ये बाधाएं कंट्री की गवर्नमेंट लगाती है। तो इन एग्रीमेंट्स से इन व्यापार बाधाओं को, इन ट्रेड बैरियर्स को हटाने या कम करने पर बात होती है। इन एग्रीमेंट्स का मेन फोकस ट्रेड बैरियर्स को हटाने या कम करने पर होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स के ट्रेड बैरियर्स हैं वो है टैरिफ्स और क्वोटास। टैरिफ्स वो ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो इंपोर्ट्स पर टैक्सेस होते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आपकी कंट्री किसी और कंट्री से कोई चीज़ मंगवा रही हो, अपने देश में मंगवा रही हो, उसे इंपोर्ट कहते हैं। और उस पर जो इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। ये ट्रेड बैरियर्स जो कि टैरिफ्स है वो इंपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं। और क्वोटास का मतलब होता है इंपोर्ट्स की क्वांटिटीज पर लिमिट। मतलब कि अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है तो उसे एक लिमिट में इंपोर्ट कर सकती है। वो अनलिमिटेड नहीं होगा, एक लिमिट में होगा। तो उस लिमिट को, उस क्वांटिटी की लिमिट को जो इंपोर्ट पर होती है उसे कोटा कहते हैं। कोटास लगाने की वजह से इंपोर्ट्स की क्वांटिटीज पर लिमिट लग जाती है। तो टैरिफ और कोटास का ये मतलब होता है। तो ये हमारे चैप्टर का 4th पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।